नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ी कानूनी जानकारी और सलाह देंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है सीपीसी। सिविल मामलों में जिन प्रक्रियाओं को न्यायालय द्वारा अपनाया जाता है उनको ही इस संहिता में समाहित किया जाता है। आज यहां हम आपको सीपीसी 1908 के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिसके अनुसार कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया चलती है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि सिविल प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया की अपेक्षा थोड़ी कठिन होती है। इस संहिता में व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई है कि कोई भी मुकदमा किस प्रकार प्रारंभ होकर समाप्ति तक जाएगा। सिविल मुकदमों या दीवानी पर निर्णय देते समय न्यायालयों द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया और मानकों को सिविल प्रक्रिया या सिविल प्रोसीजर कहते हैं, जबकि आपराधिक मुकदमों में दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे दंड प्रक्रिया कहते हैं। सिविल प्रक्रिया में कुछ नियमों में दिए गए हैं। किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार के बारे में दो या अधिक पक्षों के बीच जो वाद शुरू होता है वह सिविल वाद या दीवानी वाद कहलाता है। दीवानी मामलों को ऐसे भी समझा जा सकता है कि वे सारे कानूनी विवाद जिनका संबंध फौजदारी मामलों से ना हो, दीवानी मामले कहे जाते हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राजीव समैयार जी। बहुत स्वागत है समैयार जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि हम सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे हमारे अधिवक्ता आपको। अगर आपका सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल हम सवाल जवाब भी करेंगे अधिवक्ता से। और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि इस नंबर पे कॉल करके वो किसी तरह की कोई समस्या है सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ी हुई तो वो जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 8377009636। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ी आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल। अब हम हमारे अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव समैया जी हमारे साथ बने हुए हैं। पहला सवाल आपसे यही है समैया जी कि सिविल प्रक्रिया संहिता आखिर है क्या चीज? सिविल प्रोसीजर कोड एक प्रक्रिया है जिससे सिविल डिस्प्यूट्स जो फौजदारी से अलग डिस्प्यूट होती है, जो पर्सन टू पर्सन अगेंस्ट टू पर्सन होती है, अगेंस्ट टू एसोसिएशन होती है, अगेंस्ट टू कंपनी होती है, अगेंस्ट टू इंडिविजुअल होती है, उसको रिड्रेस करते हैं। उस प्रक्रिया को सिविल प्रोसीजर कहते हैं। उसको एक प्रक्रिया के थ्रू से रिड्रेसल करते हैं। वो प्रोसीजरल कोड को सिविल प्रोसीजर। जी, तो दीवानी मुकदमे में क्या मुद्दे होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे मसले इसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी मुकदमा में जो डिस्प्यूट होते हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, इंडिविजुअल्स डिस्प्यूट्स होते हैं, पर्सनल राइट की डिस्प्यूट्स होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, सक्सेशन डिस्प्यूट होते हैं, रिकवरी डिस्प्यूट। ऑल दिस डिस्प्यूट जो कि डिस्प्यूट फौजदारी से अलग होते हैं वो सारे डिस्प्यूट सिविल मुकदमे में। जी जी, इसके अलावा दीवानी मुकदमे में मुद्दों को आकार देने का उद्देश्य आखिर क्या होता है? मुद्दे जो होते हैं वो इश्यू जो होते हैं वो इश्यू होते हैं कि अगर सिविल मुकदमे में दो पार्टी, एक पार्टी जो मुकदमा दायर करता है और दूसरी पार्टी वो होता है जिसके अगेंस्ट मुकदमा दायर की जाती है। जो मुकदमा दायर करता है उसको जो है प्लेंटिफ कहते हैं और जिसके अगेंस्ट मुकदमा दायर की जाती है उसको डिफेंडेंट करते हैं। जी जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास वापस लौटूंगी। गाजीपुर से एक गुप्ता जुड़ गए हैं। गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है कि एक ए ने बी को लिखा और बी की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई, बी मालिक हो गया और बी ने फिर सी को विल डीड लिखा सर। और मैंने सी जो है अपना उसी विल डीड के आधार पे इविक्शन का सूट फाइल किया है तो और अपना मालिकाना हक दिखा रहा है। तो सर हमको
ए वाला विल डिड ही प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, या एक ही से मेरा जिससे मालिक हो रहा हूं उसको प्रूफ करना पड़ेगा? जिसकी प्रॉपर्टी है और जी जो सर। लास्ट जिसकी प्रॉपर्टी है ना, अगर ए ने बी ने कोई एग्जीक्यूट किया विल और बी ने जो एग्जीक्यूट किया विल, जिसकी लास्ट विल जो है उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लास्ट विल ऑफ ए जो व्यक्ति की होती है उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा मालिकाना के लिए। तो उम्मीद है आपको गुप्ता जी आपका जवाब मिल गया होगा। इसी तरीके से अगर हमारे जो दूसरे दर्शक हैं वो भी कुछ इस मुद्दे से जुड़ा जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। लगातार राजीव समैयार जी हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो समैयार जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वहीं किसी दीवानी मुकदमे की सुनवाई आखिर कैसे की जाती है? दीवानी मुकदमे की कार्रवाई जो होती है तो सबसे पहले वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू होती है, जिसमें हम दावा डालने के बाद वो दूसरी पार्टी जिसको हम डिफेंडेंट करते हैं वो उसकी जवाब दावा और जवाब दावा के बीच जो डिस्प्यूट होता है जिसको इशू कहते हैं, वो इशू फ्रेम करती है कोर्ट कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच इशू क्या है, और उस इशू को फिर एविडेंस लेट करके उसको रिड्रेस एडजुडिकेट करते हैं और फाइनली जजमेंट। ये प्रोसेस है किसी भी सिविल को डिस्प्यूट को रिड्रेस। जी जी, वहीं गवाहों को बुलाने का क्या तरीका होता है इसमें? दो तरीका है। एक तो है कि प्लेंटिफ को अपनी केस प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ को लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी पड़ती है गवाह, जो प्लेंटिफ बुलाता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस कोर्ट में डालता है। दूसरी है कि अगर वो विटनेसेस जो प्लेंटिफ के कंट्रोल में नहीं और उसको प्रूव करना है तो ऑर्डर 16 में उसमें प्रोविजन है कि कोर्ट उसको समन करके बुलाती है और गवाह को। जी, और स्थगन आदेश क्या होते हैं? न्यायालय की कार्रवाई को स्थगित करने की क्या प्रक्रिया होती है? न्यायालय की कार्रवाई को स्थगित करने की प्रक्रिया जो वो सेक्शन पे स्टे ऑफ द सूट ये है कि दो सूट, प्रायर सूट और सब्सिक्वेंट सूट दोनों सेम सब्जेक्ट मैटर पे अगर फाइल हो गई है बिटवीन द सेम पार्टीज, तो सब्सिक्वेंट सूट जो होती है उसको कोर्ट स्टे कर देती है और द पर्पस की कंट्राडिक्टरी ऑफ द वर्डिक्ट आ जाएगी, इसलिए दूसरी सूट को तब तक स्टे कर जाती है जब तक प्रायर सूट को एडजुडिकेट। जी, वहीं अगर समन भेजने की प्रक्रिया की बात करें तो अब वो क्या होती है? समन जब कोई दावा डालते हैं, प्रिंट डालते हैं कोर्ट में पहली बार, तो कोर्ट नोटिस इशू करती है। नोटिस इशू करते एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है जिससे समन जाती है। अगर उस ऑर्डिनरी प्रोसेस से वो नहीं आते हैं देन अब तो है सो एक एफिक्सेशन की प्रोसेस है, वो ऑर्डर फाइल उसमें करके सर्व किया जाता है। अगर उससे भी नहीं आती हैं तो फिर पब्लिकेशन की प्रोसेस है जिससे समन प्रवृत्ति आ जाता है और दूसरी पार्टी को बुलाई। जी जी, इसके अलावा वहीं जो प्रतिवादी को कितने समय के भीतर लिखित जवाब देना होगा? ऑर्डर 8 में प्रतिवादी को ऑर्डर रूल 1 में 30 डेज की टाइम है, जिससे 30 डेज के अंदर जवाब दावा डाली जाए, लेकिन इस प्रोविजन में 90 डेज तक टाइम को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर 30 दिन के अंदर आप जवाब नहीं डालते तो लीव ऑफ द कोर्ट आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देके लीव से आप 90 डेज के अंदर तक आप जवाब दावा डाल। जी जी, इस वक्त एक और कॉलर अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अशोक, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका मेरा बेटे का मुकदमा चल रहा है, उसमें बहू ने बयान दे दिए हैं कि कोई मारा पीटी नहीं की, दहेज नहीं मांगा। अब उसके गवाहों को बुलाया जा रहा है, अन्य गवाह नहीं आ रहे हैं, 3 साल हो गए हैं। हम अपनी पैरवी स्वयं कर रहे हैं, हमारे पास कोई लॉयर नहीं है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप वकील लाइए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई बुलाया तो उसको जा रहा है, उसके गवाहों को, उसके गवाह 3 साल से नहीं आ रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमसे कहा जा रहा है कि हमारा अपना आप वकील लाइए। हमारा वकील इसमें क्या करेगा जब उसको बुलाया जा रहा है पहले अभी तो। जी जी, हालांकि आज के मुद्दे से जुड़ा आपका सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी राजीव जी आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए। जी जी, ये तो फौजदारी मुकदमे की बात कर रही है या गवाह को, तो इसमें पहली बात तो है कि कोई भी कोर्ट में आप इन पर्सन किसी केस को लड़ सकते हैं। अगर इन पर्सन आप लड़ रहे हैं तो कोर्ट अलाउ करती है। कोर्ट आपको इसलिए कर रही होगी कि गवाह को क्रॉस करने की जो प्रक्रिया है जो करते हैं वो
आप एक इंडिविजुअल, आप लीगल एक्टिव पर्सन नहीं होते हैं, इसलिए कोर्ट आपको इंसिस्ट कर रही है कि आप जो है लॉयर इंगेज कर लीजिए, जिससे आपका फेयर एजुकेशन हो सके। Yes. जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़ा हुआ, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जजमेंट की कॉपी लेने की न्यायालय में क्या प्रक्रिया की जाती है, राजीव जी? जजमेंट की कॉपी जो होती है उसको कोर्ट की रजिस्ट्री होती है, उस रजिस्ट्री में हम जजमेंट होने के बाद अप्लाई करते हैं उसमें, और एक नॉमिनल फी होती है उसमें फिक्स करते हैं, और उसके बाद वो रजिस्ट्री जो है हमको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करती है। जी, क्या न्यायालय बिना बहस सुने भी निर्णय सुना सकता है? न्यायालय कुछ मामले में बिना बहस किए हुए भी आपको निर्णय दे सकती है, जैसे कि आपकी जुरिडिक्शन नहीं है उस कोर्ट के लिए, तो आपको बहस करने की जरूरत नहीं। आप कोई लॉ से बार्ड है, आपकी पिटीशन जो है वो लॉ से बार्ड है, तो आप कहीं कोई बहस की जरूरत नहीं, न्यायालय उसको निर्णय करेगा। जी, अगर गवाह न्यायालय में पेश नहीं हो पाते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है? सिविल मैटर में अगर गवाह न्यायालय में नहीं आते हैं और वो गवाह प्लेंटिफ के विटनेस हैं, प्लेंटिफ को उन्हें अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में दिए हैं, वो विटनेस करना, एक तो प्लेंटिफ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गवाह को, उस गवाह की जगह दूसरी गवाह को लाके अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। जी, ये प्रोसीजर। और अगला सवाल लूंगी आपसे राजीव जी, क्या दीवानी मामलों में वकील करना आवश्यक होता है? वकील करना आवश्यक नहीं होता, इन पर्सन आप कोई भी केस कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल जो है लीगल इक्विप नहीं होते हैं, दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं कि हमको जवाब दावा में क्या लिखना है या जब दावा में क्या लिखना है, हमको गवाही में क्या लिखना है, इसी कारण लोग वकील। जी, और मुकदमे की सुनवाई के समय अगर वादी उपस्थित ना हो तो मुकदमे का क्या होता है? अगर वादी उपस्थित ना हो तो डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाएगी, मुकदमा डिसमिस हो जाएगी। अगर प्रतिवादी उपलब्ध ना हो तो मुकदमा एक्स पार्टी अगेंस्ट हो जाएगी। जी, अगर वादी कोर्ट फीस या पोस्टल चार्ज नहीं दे सके तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? एक प्रोविजन है सीपीसी में, जिस प्रोविजन में आप एप्लीकेशन मूव करके आप कोर्ट के लिए टाइम मांग सकते हैं कोर्ट से। अगर आप इंडिजेंट पर्सन हैं, आप कोर्ट की देने के पोजीशन में नहीं है, तो आप इंडिजेंट डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट से, और जिससे आपको किसी तरह की कोई फीस। जी, अगर मुकदमे की कार्रवाई के दौरान कोई भी पक्ष हाजिर ना हो तो क्या हो सकता है ऐसे में? अगर दोनों पक्ष हाजिर नहीं हो तो जनरली कोर्ट की प्रैक्टिस से कोर्ट एक कोर्ट नोटिस इशू करती है। अगर उस कोर्ट नोटिस के बाद भी नहीं आती तो केस डिसमिस्ड हो। जी, और मुकदमे की सुनवाई के समय अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या माना जा सकता है कि हो सकता है? अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो तो उस प्रतिवादी के अगेंस्ट जो प्रक्रिया होती है वो एक्स पार्टी हो जाती है, मतलब उस प्रतिवादी को रोक दिया जाता है उस चीज को पार्टिसिपेट करने से। जी, ऐसे में क्या कोई निर्णय एक तरफा भी दिया जा सकता है? अगर प्रतिवादी किसी में उपलब्ध नहीं हो, आ नहीं रही हो, केस हमने फाइल किया, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, प्रतिवादी आ नहीं, तो नेचुरल बात है कि केस जो डिसाइड होगी वो प्लेंटिफ के केस जैसे उन्होंने रखा है उसके अनुसार उस एडजुडिकेट होगी। जी जी, क्या कोई दीवानी न्यायालय मौखिक निर्णय दे सकता है? मौखिक निर्णय नहीं दे सकता, मौखिक निर्णय का कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। जी, और निर्णय और डिग्री में क्या भेद होता है इन दोनों में? निर्णय जो होता है वो जजमेंट है, जजमेंट एक रिटन इन डिटेल्स होती है जो सारी चीज होती है, और डिग्री जो होती है वो कैलकुलेटिव चीज होती है कि अगर आपने किसी को रिकवरी का दावा डाला है तो रिकवरी प्रूफ हो गया, यस ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर दिस, और डिग्री में ये है कि कितने अमाउंट कितने इंटरेस्ट के साथ वो कैलकुलेटिव होती है, वो कैलकुलेट एक डिग्री शीट तैयार होती है। जी, निष्पादन क्या होता है और निष्पादन के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? एग्जीक्यूशन जो होती है, जब कोर्ट किसी चीज को डिसाइड कर देती है तो आप एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के, और
एक्सिक्यूट जो होते हैं, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जजमेंट होती है, वो जजमेंट के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन कर, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दूसरी पार्टी को बुलाती है, उसको डायरेक्ट करती है आप ऐसा किए, नहीं होती तो वारंट इश्यू करती है। अदरवाइज उस प्रॉपर्टी का अगर होता है तो प्रॉपर्टी को अटैच करवाती है, और अगर वो भी नहीं है तो प्लेंटिफ इन्वेंट्री देती है कि दूसरे पार्टी के पास ये सारी चीजें, उसको अटैच करवा के सोल्ड करके वो पैसे देती है प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ की जजमेंट में जो रिकवरी बन। जी जी, क्या दीवानी न्यायालय मौखिक निर्णय दे सकता है क्या? दीवानी मौखिक निर्णय कोई भी ऑरल जो ऑरल कोई निर्णय नहीं होता, ऑरल एक डायरेक्शन जिसको कंप्लाई। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव समयार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम जानकारी हमें दी इस मुद्दे से जुड़ी हुई। तो लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।